नमस्कार दोस्तों। वेस्ट पाकिस्तानी डीपीज 1965 के डीपीज एक बड़े लंबे अरसे से सामाजिक और राजनीतिक तंजीमें इन लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी। एक बड़ी डिमांड थी कि इनको राइट्स दिए जाएं स्टेट लैंड के ऊपर, और जो बाकी डीपीज हैं इन जनरल, उनकी भी ये डिमांड थी कि एब्सोल्यूट राइट्स दिए जाएं। जिन लोगों को ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के राइट्स मिले हैं इवैक्यू लैंड के ऊपर, उनको भी एब्सोल्यूट राइट्स दिए जाएं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अप्रूवल के बाद 2 अगस्त को 2 ऑर्डर्स होते हैं। पहले ऑर्डर में जो वेस्ट पाकिस्तानी डीपीज हैं उनको स्टेट लैंड के ऊपर राइट्स मिलते हैं, और दूसरे ऑर्डर में उसी दिन जो 1965 के डीपीज हैं उनको स्टेट लैंड के ऊपर राइट्स मिलते हैं, ऑनरशिप राइट्स, मालिकाना हक मिलते हैं। पहले मैं इसके मुख्य बिंदु पे बात करूंगा। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी आजकल चल रही है और काफ़ी बिंदुओं के ऊपर मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट करके इसको डिस्कस करूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में मैं आप तक पहुंचाने की प्रयत्न करूंगा। पहली बात कि ये राइट्स स्टेट लैंड के ऊपर मिले। जैसे कुछ शुरू में कुछ लोगों का ये था कि ये शायद इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टी भी आ रही है। इवैक्यू लैंड के ऊपर जो राइट्स मिले वो बाद में मिले, वो भी मिल गए हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर था इसमें सिर्फ स्टेट लैंड के ऊपर राइट्स मिलते हैं वेस्ट पाकिस्तानी डीपीज को। उसके बाद रिकॉर्डेड पर्सनल कल्टीवेशन होना चाहिए। जिस जमीन के ऊपर हक मिलने वाला है उस जमीन की कल्टीवेशन जिसको हक मिलने वाला है वो खुद करता हो, और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम भी हो, यानी उसकी गिरदावरी एंट्री लगातार चल रही हो, जो उनकी कट ऑफ डेट है जिसमें बात करेंगे। जो स्केल है कि कितनी जमीन के ऊपर ये राइट्स मिलने हैं वो 578C की रूल से है, और जो फैमिली इसमें फैमिली की जो डेफिनेशन है, फैमिली यूनिट है, वो भी 578C ऑफ 1964 की जो उसमें डिफाइंड है वही इसमें लागू होगी। उसके बाद जो स्टेट लैंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल कमेटीज के अंदर आती है, उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, उसके ऊपर ये राइट्स कन्फर नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं स्टेट लैंड के ऊपर, अगर लोगों ने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बना लिए बिजनेस के एंगल से, तो उसके ऊपर ये राइट्स नहीं मिलने वाले हैं, और कोई आज की डेट में फ्रेश अलॉटमेंट नहीं होने वाली है। और लास्ट जो अच्छी बात है कि इसमें जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है वो कॉम्पिटेंट है फर्दर क्लैरिफिकेशन इशू करने में, और कोई गाइडलाइन की अगर ज़रूरत होगी तो उसको इशू करने में। तो इन पॉइंट्स को हम फर्दर देखते हैं। सॉरी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एक इंडिविजुअल जिसको राइट्स मिल रहे हैं उसके पास ओरिजिनल कॉपी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, जो उसकी रेवेन्यू एंट्री को डिपिक्ट करे कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड पर्सनल कल्टीवेशन ऑफ द स्टेट लैंड, जो मैं पहले कह चुका हूँ। यानी खुद काश्त करता हो, और ये नहीं है कि मेरे पास जमीन में काश्त कर रहा हूँ लेकिन रेवेन्यू एंट्री नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हो, ये भी जरूरी है, दोनों चीजें। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें दिखानी होगी वो ये है कि जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है 5.5 लाख की प्राइम मिनिस्टर्स वन टाइम पैकेज के अंदर, वो उसकी जो रसीद है वो दिखानी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई डीपी की डेथ हो चुकी है, पहले मैं वेस्ट पाकिस्तानी डीपी की बात कर रहा हूँ, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो जायज वारसान हैं उनको राइट्स कन्फर होंगे अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसकी अमेंडमेंट हुई है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अगर वो हिंदू है तो इसकी रूह से, यानी मैं यूं कहना चाहूंगा कि उसके जितने भी जायज वारसान हैं, उसके बेटे बेटियां, सबको राइट्स मिलेंगे। दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ये राइट्स मिलेंगे। फर्दर जो गाइडलाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। आपको जब कोई एप्लीकेंट अप्लाई करेगा उसके लिए, तो उसके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड की अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, गिरदावरी की कॉपीज सिंस खरीफ 1971 से 1971 से लेकर के आज तक मुसलसल लगातार उसकी गिरदावरी चलनी चाहिए। गिरदावरी का ब्रेक नहीं होना चाहिए, और उसकी जो कल्टीवेशन है जो वो खुद उस पर कल्टीवेशन कर रहा हो, किसी दूसरे के थ्रू उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहा हो। पहली बात ये है। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि लैंड जो है वो उसको अलॉट हुई है। हालांकि ये सारा ऑर्डर 578C की रूल से निकला है। 578C लागू होता है उन लोगों के लिए जो JNK के लोग थे, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो पार्ट पाकिस्तान के पास है, वहाँ के जो लोग थे या इस तरफ जो रहने वाले लोग हैं, 578C की जितनी भी अलॉटमेंट है ये उनको लागू होती है। लेकिन इसके साथ ही एक और ऑर्डर था, वो था 371 ऑफ 1971। ये एक ऑर्डर था जिसमें एक प्रोविजन रखा गया
कि जो वेस्ट पाकिस्तान के डीपीज थे, अगर उनके कब्जे में 578C की जो स्केल है, उस स्केल की जितनी जमीन है तो वो रिटेन करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये उसकी यहाँ बात हो रही है, उसकी भी कॉपी दिखानी पड़ेगी। तीसरी बात, एक एफिडेविट देना पड़ेगा उस डीपी को, अलाटी को, कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो जायज़ वारसान हैं, अगर तो वो बंदा खुद जिंदा है तो ठीक है, अगर वो जिंदा नहीं है तो उसके जो जायज़ वारसान जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आते हैं, वो सब मिलकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया, यही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना बने, ये एक एफिडेविट भी उनको देना पड़ेगा। उसके बाद जो डेफिनेशन है फैमिली की, वो भी 578C की है। वो कहती है कि पति पत्नी, उनके अनमैरिड बच्चे, मैं रिपीट करता हूँ, पति पत्नी, उनके अनमैरिड बच्चे और उनके पेरेंट्स जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये मोटी मोटी डेफिनेशन है 578C की फैमिली की। उसके ये 578C एक कैबिनेट ऑर्डर था, 1954 में ये हुआ था। उसके बाद जो लैंड सीलिंग है, ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास अगर बाय द वे 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, मैं डीपी हूँ वेस्ट पाकिस्तान का, तो इसका मतलब नहीं कि मुझे सबके ऊपर राइट्स मिलने वाले हैं। जो इसकी सीलिंग है, कितनी लैंड के ऊपर राइट्स मिलेंगे, वो 578C का जो सीलिंग है उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 578C ये कहती है कि एक मेंबर को, फैमिली के एक मेंबर को 6 कनाल आबी या 9 कनाल खुशकी, तहसील रणबीर सिंहपुरा और जम्मू तहसील, दोनों में जो लोग रहते हैं उनको 6 कनाल, एक बंदे को 6 कनाल आबी मिलेगी या 9 कनाल खुशकी मिलेगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, 9 कनाल आबी या 14 कनाल खुशकी जम्मू प्रोविंस की बाकी तहसील के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक फैमिली के अंदर 3 लोग हैं या उससे कम लोग हैं, उनको जो जमीन मिलेगी वो 2 एकड़ मिलेगी आबी या 3 एकड़ खुशकी मिलेगी रणबीर सिंहपुर और जम्मू तहसील के अंदर, और जो बाकी तहसील हैं उसमें 3 एकड़ आबी या 4.5 एकड़ खुशकी एल्सवेयर इन जम्मू प्रोविंस। लेकिन लास्ट की कंडीशन ये है कि इन एनी केस नॉट एक्सीड 4 एकर्स ऑफ आबी एंड 6 एकड़ ऑफ खुशकी, 4 एकड़ आबी और 6 एकड़ खुशकी से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगी, फैमिली नंबर जितना भी हो। ये अलॉटमेंट जो है, ये सीलिंग जो है, ये 578C की है, यानी आपको इतनी जो जमीन इसके अंदर बताई, मैंने अभी पढ़ के सुनाई है, इसके ज्यादा जमीन अगर किसी के कब्जे में है तो वो राइट्स नहीं मिलेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। और फिर इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो WPDP है या उसका जो लीगल हेयर है, उसके जायज वारसान है, उन्होंने कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट किया हो, यानी किसी और आदमी को जमीन सबलेट ना की हो काश्तकारी के लिए, ये कंडीशन है। और उसके बाद ये जमीन एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरे एग्रीकल्चर की जो एलाइड एक्टिविटीज है, जिनको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उस पर्पज के लिए भी जो लोग यूज कर रहे हैं उनको भी राइट्स मिलेंगे। और उसके बाद ये एग्रीकल्चर के साथ साथ रेजिडेंशियल पर्पज भी है, यानी उस जमीन के अंदर किसी आदमी ने घर बनाया है, उसके ऊपर भी उसको राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर उस जमीन के ऊपर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो राइट्स उसको नहीं मिलेंगे। अब खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो एलाइड एक्टिविटीज है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। ये है कि हमारी जो फूड क्रॉप्स है और नॉन फूड क्रॉप्स है, दोनों एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आएंगी। उसके बाद जानवरों के लिए चारा उगा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आएगा। हार्टिकल्चर, इसकी ने बागबानी की है, बाग लगा रखा है, उसके ऊपर राइट्स मिलेंगे। फ्लोरिकल्चर के ऊपर राइट मिलेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, अगर कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है, अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, फिशरीज का पॉन्ड अगर उसने पॉन्ड बना रखा है, उसके ऊपर राइट्स मिलेंगे। स्टॉक ब्रीडिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग है और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब जितने भी पॉली ग्रीन हाउसेस आप देख रहे हो, लोगों ने काफी लंबे लंबे बना रखे हैं, उसके ऊपर राइट्स मिलने वाले हैं, लेकिन जो सीलिंग है वो वही रहेगी। उसके बाद सेरिकल्चर और बी कीपिंग, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह का कोई भी काम अगर उस जमीन के ऊपर हो रहा है तो इस सब के ऊपर राइट्स मिलने वाले हैं। इनको छोड़ करके अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर उसको राइट्स नहीं मिलने वाले हैं। और उसके बाद अगर किसी आदमी ने जो अलॉटमेंट है वो उसकी फेक है, यानी
सिंपल पटवारी ने लिख दिया कि अलाटी है और उसकी प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं है, जो 371 ऑफ 1971 का जो ऑर्डर था उसके तहत उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली है, ऑर्डर नहीं है, तो वो अलॉटमेंट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर राइट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि म्यूनिसिपल जो अर्बन लॉज हैं हमारे, वो सुपरसीड करते हैं हमारे रेवेन्यू लॉज को। ये माना जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो अर्बन लॉज हैं वो हायर हैं रेवेन्यू लॉज से। एक बात तो ये होगी। सेकंड ये है कि अर्बन जो एरियाज हैं म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर, उनकी एक प्लान डेवलपमेंट होती है, मास्टर प्लान बनता है, तो उसके अंदर जमीन भी एग्रीकल्चर बड़ी कम बचती है, बड़ी कम बची होगी, इसीलिए उसको इसकी जद से बाहर रखा गया। उसके बाद फेक तरीके से फैक्ट्स को सप्रेस करके वो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन देते हो उसको तहसीलदार प्रोसेस करेगा, उसकी स्क्रूटनी करेगा, देखेगा कि ये जायज क्लेम है कि नहीं है, और उस स्क्रूटनी के बाद उसके हायर ऑफिसर यानी एसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, या एसडीएम के पास जाएगी। एसडीएम फिर उसको एग्जामिन करने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी अप्रूवल के बाद ये फाइल केस वापस तहसीलदार के पास आता है, और तहसीलदार आपको राइट्स कन्फर करता है, उसके ऊपर इंतकाल करता है आपकी मिल्कियत का। अब दोस्तों कुछ इश्यूज हैं। पहली बात ये कि इसमें जो 71 की कट ऑफ डेट रखी गई कि 71 से लेकर के गिरदावरी का एंट्री होना जरूरी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री होना जरूरी है। अब काफी लंबा वक्त बीत गया, 50 साल से ऊपर का वक्त, और बीच में गिरदावरी कई बार टूटी भी होगी, क्योंकि जितनी हम देखते हैं कि आज की जो सुपरविजन है या आज की जो स्ट्रिक्टनेस है रेवेन्यू लॉज को लेकर के, ये पहले ऐसा नहीं था। आज अगर गिरदावरी एंट्री चेंज करनी है तो तहसीलदार जो है बाजरिया सेहत इंतकाल करता है, उसकी करेक्शन करता है, लेकिन इंतकाल करता है। लेकिन किसी टाइम पे ये सारा काम पटवारी किया करते थे, तो कभी अगर गिरदावरी मेरी टूट गई, मेरे पास कब्जा है, तो मेरे को राइट्स नहीं मिलने वाले। दूसरा ये है कि इसलिए मैं ये मेरा इसमें अर्ज रहेगा कि अगर ये 71 की जगह एक नजदीकी डेट लगाई जाए, 5 या 10 साल पुराना, तो डिस्प्यूट भी कम पैदा होंगे और लोगों को भी बेनिफिट आराम से मिलेगा और ज्यादा लोगों को मिलेगा। दूसरा नंबर, इसमें रिकॉर्डेड एंट्री होना जरूरी है। मसलन किसी बंदे के पास अगर 71 से लेकर के मुसलसल उसकी गिरदावरी चल रही है, लेकिन किसी वजह से वो गिरदावरी नहीं करवा पाया, उसकी एंट्री नहीं है, तो उसको राइट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसके ऊपर भी सोचा जाना चाहिए कि अगर आदमी कोई गिरदावरी उसकी एंट्री नहीं है, लेकिन उसका पोजेशन तब से है, और पोजेशन स्क्रूटनी के जरिए एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि इसका पोजेशन है, पूरी इंक्वायरी करके, तो उसको भी राइट्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद एक जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो इन्होंने रखा है, वो मैंडेटरी की बजाय अगर ऑप्शनल होता तो ठीक होता। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो डीपीज हैं, उनमें से बड़े कम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस अभी तक मिल पाई है, कारण जो भी होंगे, लेकिन अगर उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, रसीद दिखानी पड़ेगी, तो कम लोगों को फायदा होगा। इसके ऊपर मेरे ख्याल में दोबारा सोचा जाना चाहिए, और इसको मैंडेटरी प्रोविजन ना बना करके इसको ऑप्शनल बना देना चाहिए। और उसके बाद जो कमर्शियल पर्पस है, लोगों ने छोटी छोटी दुकानें घर पे बना रखी हैं, किसी ने वेल्डिंग की दुकान है, दूसरी दुकान है, तो कुछ मरले तक ये प्रोविजन रहना चाहिए कि उनको उसके ऊपर राइट्स मिले, ताकि वो कम से कम अपनी दुकान के ऊपर कोई लोन ले पाएं, कुछ और काम कर पाएं। ये भी इसके लिए मेरे ख्याल में इस तरह से हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी करेगा। एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो गया इसलिए चलो मैं एक ही वीडियो में इसको समेट रहा हूँ। जो 65 वाले डीपीएस हैं जिनको यही राइट्स मिले हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि उनको अलॉटमेंट दिखानी पड़ेगी कि उनको 578C की अलॉटमेंट हुई थी, इसीलिए उनको वो अलॉटमेंट ऑर्डर दिखाना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे प्रोविजंस सेम हैं। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला वीडियो जो इवैक्यू लैंड के ऊपर हमें राइट्स मिले हैं उसको लेके मैं जल्दी आने वाला हूँ। थैंक यू।